नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केआर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हमने जो केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया। क्लास 9th की केमिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दी। अब हम बायोलॉजी में जो है प्रवेश कर रहे हैं। आज जो हमारे पास जो बायो का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का, ठीक है, जो बायो का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th में, उसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। हालांकि ये 5वां चैप्टर है, लेकिन बायोलॉजी का क्या है, पहला चैप्टर है। जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की जो मौलिक इकाई है आखिर वो क्या है, उस पर आज जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन आप धैर्य से सुनिएगा, बहुत ही शानदार टॉपिक है, ठीक है ना। तो हमको बताना है, प्रश्न से शुरू करते हैं। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। आप जानते हैं एनसीईआरटी की सीरीज है, एमसीक्यूज क्वेश्चन की चैप्टर वाइज ये सीरीज है, आपके सामने शुरू की गई और बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम यहाँ पर केवल और केवल प्रश्न और आंसर की बात नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ उस प्रश्न की क्या बता रहे हैं, आपको डिटेल व्याख्या भी बता रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट जो है उठाए गए हैं, पुटअप किए गए हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से, लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। जीव क्या क्या दे रखा है, अमीबा दे रखा है, कवक दे रखा है, फंजाई दे रखा है और पैरामीशियम दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, कवक दे रखा है, फंजाई दे रखा है, पैरामीशियम दे रखा है और बैक्टीरिया दे रखा है, ठीक है। उपयुक्त जीवों में से कौन से एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, कौन से क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। सॉरी, एक कोशिकीय नहीं बल्कि क्या पूछ रहा है, बहुकोशिकीय जीव की बात कर रहा है, ठीक है, मल्टी सेलुलर की बात कर रहा है। तो इनमें से कौन कौन से जो है मल्टी सेलुलर जीव है, क्या क्या जीव थे हमारे पास थे पैरामीशियम, कवक, ठीक है, अमीबा और बैक्टीरिया। अब हमको बताना है इनमें से जो बहुकोशिकीय जीव कौन कौन से हैं, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। जो अमीबा है वो क्या है, एक कोशिकीय जीव है, क्लियर है। लेकिन जो कवक है वो क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। तो इनमें से केवल एक कवक है, जो केवल दो है वो क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, मल्टी सेलुलर जीव है, क्लियर है। तो जो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे जीव जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर जैसे अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एक कोशिकीय जीव के क्या है, बेसिकली उदाहरण है। ऐसे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कवक हो गया, फंजाई, पादप, जंतु, जो हम सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव, क्लियर है। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित होता है, बिल्कुल सही बात है। जो बहुकोशिकीय जीव होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जो है हमारा शरीर बनता है, ठीक है। तो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, उसमें भी क्या है, एक कोशिका से मिलकर जो है वो बना हुआ होता है। इस प्रकार प्रत्येक इस प्रक्रिया में कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी जैसी क्या है, कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार से कोशिकाएं क्या होती हैं, अपनी पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं होती हैं उनसे क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, क्लियर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो क्या था, बी था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को कैसे सम्मिलित करना है अब हमें बताना है। यहाँ पर हमको दिया गया है, कोशिका की खोज कौन करते हैं, कोशिका की खोज करते हैं आपके रॉबर्ट हुक, ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज कौन करते हैं, एबी ल्यूवेनहॉक। कौन करते हैं, एबी ल्यूवेनहॉक। कौन करते हैं, एबी ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ब्लैक रिएक्शन जो विधि है, ब्लैक रिएक्शन जो विधि है उसकी खोज किसने करी, ब्लैक रिएक्शन जो खोज करता है वो करते हैं आपके कैमिलो गोल्जी, ठीक है। और केंद्र की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन्स ने, क्लियर है। अब समझने की कोशिश करते हैं आखिर किस में जो है ये फिट बैठ पा रहा है, ठीक है। एक का क्या है, 4, तो ए का 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। बी का 2, बिल्कुल बी का क्या है, 2 है, ल्यूवेनहॉक, ठीक है। सी का क्या है, 1, सी का 1 है, बिल्कुल। डी का क्या है, 3 है, चलो ठीक है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। कोशिका की खोज 1665 में कौन करते हैं, रॉबर्ट हुक करते हैं, ठीक है। एबी ल्यूवेनहॉक पहले इन्होंने जो है उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में क्या है, स्वतंत्र
रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। अब देखिए रॉबर्ट हुक ने क्या करा, मृत कोशिका देखी, ठीक है, इन्होंने जीवित कोशिका नहीं देखी बल्कि क्या देखी, कार्क में जो है मृत कोशिका देखी। लेकिन जब हम जीवित कोशिका की बात करते हैं, तो जीवित कोशिका सर्वप्रथम तालाब के जल में जो है स्वतंत्र रूप से जो जीवित कोशिका का पता लगाया वो किसने लगाया, ल्यूवेनहॉक ने लगाया। किसने लगाया, ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की। इन्हें सूक्ष्म जीविकी का फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है, सूक्ष्म जीविकी का पिता भी कहा जाता है। तो एवी ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। प्रश्न बन सकता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, ल्यूवेनहॉक को, ठीक है। जीवाणु विज्ञान का पिता फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, माइक्रोलॉजी भी और बैक्टीरियोलॉजी भी, ठीक है। जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है और सूक्ष्म जैविकी का पिता भी कहा जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर रॉबर्ट ब्राउन्स ने 1831 में क्या करा, कोशिका के केंद्रक का पता लगाया, ठीक है, केंद्रक का पता लगाया, ठीक है, न्यूक्लियस का जो है इन्होंने पता लगाया। और कैमिलो गोल्जी ने अकेली तंत्रिका तथा कोशिकाओं संरचनाओं से अभिरंजित करने में स्ट्रिंग की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इसे क्या कहते हैं, ब्लेक रिएक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ब्लेक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसे ही बाद में जो है गोल्जी उपकरण है, गोल्जी इकाई के नाम से जाना गया, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा गया। और 1906 में इन्हें सैंटियागो रेमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से क्या दिया गया, तंत्रिका तंत्र की संरचना पर कार्य करने के लिए नोबेल प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही शानदार वीडियो है, एक बार अगर आप देखोगे, इसके साथ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में, ठीक है। तो बने रहिए और पढ़ते रहिए। कोशिका के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या स्टेटमेंट है, जेई पुरोकंज ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया, ठीक है। जेई पुरोकंजो ने क्या दिया, कोशिका में जो उपस्थित जो लिक्विड पदार्थ है उसको क्या नाम दिया, जीव द्रव्य नाम दिया, ठीक है। और एम स्लीडन तथा टी स्वर्ण के संबंध में कोशिका सिद्धांत से है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, देखिए ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही क्या है, सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, सी है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, सी है। जेई पुरोकंजो नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने 1839 में, ठीक है, 1839 में क्या करी, कोशिका में स्थित जो लिक्विड जैविक पदार्थ है उसको क्या नाम दिया, जीव द्रव्य दिया। और इसी जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है, जीवन की भौतिक इकाई के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है, जीव द्रव्य, ठीक है। परंतु जो जीव द्रव्य की खोज, ठीक है, इन्होंने जीव द्रव्य नाम दिया, किसने, जेई पुरोकंजो ने। लेकिन जो जीव द्रव्य की जो खोज की वो किसने की, डुजार्डिन, ठीक है, किसने की, डुजार्डिन। तो आपसे दो टाइप से यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। जेई पुरोकंजो ने जो कोशिका में जो लिक्विड पदार्थ है उसको क्या नाम दिया, जीव द्रव्य नाम दिया। क्लियर है। और जो खोज की वो किसने की, डुजार्डिन ने। किसने की, डुजार्डिन, ठीक है, याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होने के चांसेस बनते हैं। क्लियर है। दो जीव वैज्ञानिक थे, एक का नाम था एम स्लीडन और दूसरे का नाम टी स्वर्ण। इन्होंने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया, ठीक है, के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, सभी पौधे और तथा जंतु क्या है, कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। जो जीवन की मूलभूत इकाइयों, बिर्चो ने कोशिका सिद्धांत को क्या करा, आगे बढ़ाया और उन्होंने बताया कि सभी जीव की जो कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या होती हैं, बिल्डअप होती हैं, विकसित होती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है, किनसे या किससे जो है निर्मित होती है। तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है या वसा से बनती है, किससे बनती है। तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड से बनती है। किससे बनती है, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड से बनती है। इसलिए ए और सी दोनों जो है इसके सही होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और लिपिड तथा प्रोटीन जैसे जो कार्बनिक अणुओं से क्या होती है, बनी हुई होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या स्टेटमेंट है, कोशिका में उपस्थित जो प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है, वर्णात्मक पारगम्य होती है। कोशिका में जल
तथा गैसों का आवागमन विसरण तथा प्रासरण के माध्यम से होता है। प्रासरण द्वारा जल ग्रहण की जो प्रक्रिया है जीवित एवं मृत दोनों कोशिकाओं में संपन्न होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही है, इस पर हमें देखना है। ठीक है, अगर हम देखें, ध्यान दें तो जो कोशिका की जो झिल्ली होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, वो वर्णात्मक पारगम्य ही होती है। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है, जो इसका ये वाला ऑप्शन है ये सही है, और इसका बी वाला ऑप्शन भी क्या है, सही है। इसका जो गलत है वो क्या है, तीसरा ऑप्शन गलत है। प्रासरण द्वारा जल ग्रहण की जो प्रक्रिया होती है केवल जीवित कोशिकाओं में होती है, मृत में संपन्न नहीं होती है। क्लियर है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए क्या है, इस प्रश्न का सही आंसर है। ए क्या है, इस प्रश्न का सही आंसर है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है, अन्य पदार्थों की गति को रोकती भी है, इसलिए इसे वर्णात्मक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। अतः जो कथन है कि बिल्कुल सही है। ठीक है, कोशिका में गैसों तथा जल के आदान प्रदान, पोषण ग्रहण करना तथा कोशिका से विभिन्न अणुओं को अंदर बाहर कर गमन सब विसरण के माध्यम से होता है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल क्या करता है, व्यवहार करता है। इस प्रकार जल के अणु झिल्ली के आर पार आवागमन प्रासरण कहलाता है। प्रासरण विसरण की एक विशिष्ट क्या है, प्रासरण जो है विसरण की क्या है, एक विशिष्ट विधि है। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव अधिकांश पादप कोशिकीय प्रासरण द्वारा क्या करते हैं, जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण क्या कहलाता है, प्रासरण का क्या है, एक उदाहरण है। ठीक है, पौधों के जो जड़ है वो जब जल लेती हैं तो वो क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं जल का, और जो प्रासरण के माध्यम से ही जो है अवशोषित होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। केवल जीवित कोशिकाओं में ही क्या होता है, प्रासरण संभव है तथा जल अवशोषण की जो क्षमता है वो भी क्या होती है, केवल जीवित कोशिकाओं में होती है, मृत कोशिकाओं में ये चीज नहीं होती। इसलिए जो कथन 3 है वो क्या है, गलत है। ठीक है, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति किस निम्न में से किससे बनती है? तो जो पादप में जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनती है, सेल्यूलोज से बनती है। किससे बनती है, सेल्यूलोज से बनती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सेल्यूलोज की जब हम बात करते हैं, कोशिका भित्ति जो पादप कोशिका में उपस्थित होती है, ये भित्ति मुख्यतः किससे बनती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है, एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों की जो संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, संरचनात्मक दृढ़ता होती है पादपों में, उसको जो है सेल्यूलोज प्रदान करता है। और सेल्यूलोज प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा जो है सेल्यूलोज सबसे ज्यादा प्रकृति में पाया जाता है। कोशिका भित्ति पौधों, कवक, बैक्टीरिया की कोशिकाओं को जो है अपेक्षाकृत कम तनु विलयन अल्प प्रसारी दाब विलयन में बिना फटे बनाए और बचाए रखती है। ये कोशिका भित्ति का काम होता है पादपों में, कवकों में। ठीक है, कोशिका भित्ति के कारण क्या होता है, जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। ये बात हो गई किसकी, जो कोशिका भित्ति होती है किसमें, पादपों में। क्लियर है? अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ती हैं। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो एंडोसाइनोसिस है, एंडोसाइटोसिस जो है उसका संबंध किससे है? यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की क्या है, एक प्रक्रिया है। तो जब हम इस प्रश्न को और बढ़ते हैं, यह किसी कोशिका द्वारा अवशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया है। यह पादप कोशिका में होने वाला एक रोग है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यह क्या है, किसी कोशिका की जो बाह्य वातावरण से जो अपना भोजन ग्रहण पदार्थ को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। ये प्रश्न आपसे बन सकता है कि एंडोसाइटोसिस क्या है। एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडोसाइटोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करती है, जो कोशिका होती है बाह्य पर्यावरण से अपना क्या करती है, भोजन या अन्य पदार्थ क्या करती है, ग्रहण करती है, उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, कोशिका में उपस्थित जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो लचीली होती है, बिल्कुल सही है। इसका लचीलापन किसी कोशिका के बाह्य
पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया कहलाती है एंडोसाइटोसिस कहलाती है। अमीबा भी अपना भोजन क्या करता है, इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो अमीबा किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसको प्रक्रिया को क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। क्लियर है। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कोशिका में पाई जाने वाली क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो क्रोमोसोम मिलते हैं कोशिका के अंदर, उन पर किस प्रकार से जो है कहा गया है। ठीक है, कोशिका में पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम होते हैं ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। ये डीएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ये आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इनका जो सही आंसर होगा क्या होगा, बिल्कुल डीएनए केंद्रक में होते हैं, बिल्कुल जो केंद्रक में होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, बिल्कुल सही है। ये आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी हैं, बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं कि क्यों डी है, डी ही क्यों इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, डी समझते हैं। क्लियर है। देखिए, कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होता है, बिल्कुल केंद्रक में होता है। जिसके चारों ओर क्या है, केंद्रक झिल्ली होती है, बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम केंद्रक में होता है, जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार, ठीक है, कोशिका विभाजन के समय क्या है, छड़ाकार इस रूप में हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम इस रूप में हो जाते हैं। ठीक है, फिर इस रूप में हो जाते हैं। ठीक है, छड़ाकार। क्लियर, इस रूप में हो जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, कोशिका विभाजन के टाइम पर छड़ाकार जो है दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं, बिल्कुल सही है, जो माता पिता से क्या करते हैं, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, अणु के रूप में अगली संतति तक जाते हैं। क्रोमोसोम जो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन से सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। आप सब जानते हैं कि जो डीएनए होता है, जो क्रियात्मक खंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। तो जीन क्या है, डीएनए से भी क्या है, छोटा है। ठीक है ना, जीन क्या है, डीएनए से छोटा है या बड़ा है। तो डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन, जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तो उस समय यह डीएनए क्या करता है, क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान होता है। जब जो कोशिका होती है आपकी, जब वो विभाजित नहीं होती है तो उस टाइम पीरियड पर जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है ये उस रूप में क्या रहता है, विद्यमान रहते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह रचनाओं कि एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के में जो है अंतर स्पष्ट करना है। कैसे, सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं। क्लियर है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही है, इस पे हमको बताना है। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही है, तो इनका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है। केवल 2 और 3 सही है, केवल 2 सही है और तीसरा सही है। ये पहला क्या है, गलत है। ये पहला क्या है, गलत है। क्यों गलत है, आप समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो कथन ये गलत है, कथन 2 और 3 सही है। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में क्या होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मध्य कुछ मुख्य अंतर जो है इस प्रकार से हैं। इनका आकार क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है। केंद्रक अस्पष्ट होता है, इनमें केंद्रक स्पष्ट होता है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक में, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है यूकैरियोटिक में। क्रोमोसोम 1 होता है प्रोकैरियोटिक में, 1 से अधिक होते हैं यूकैरियोटिक में।
कोशिका अंगक क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, और यहाँ पर कोशिका अंगक क्या है, झिल्लीयुक्त और उपस्थित होते हैं। क्लियर है। कुछ यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं इनसे जुड़े हुए। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिकाओं के घटक होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, कोशिका का अंगक कहते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य बनाते हैं। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म, तो आपसे प्रश्न बन सकता है प्रोटोप्लाज्म क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के मिलने से क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। ये जीव द्रव्य बनता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया तथा क्लोरोफिल झिल्लीदार पुट्टिका थैली की तरह संरचना के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लासिड के रूप में होता है। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो क्लोरोफिल होता है वो कैसे होता है, झिल्लीदार पुट्टिका थैली की तरह क्या होती है, संरचना होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वहां पर विकसित रूप से जो क्लोरोफिल होता है वो प्लासिड के रूप में होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, कोशिकाओं में झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है। वायरस के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि झिल्ली जो होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कोशिका के लिए। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है और इसलिए इसमें जीवन के गुण तभी लक्षित होते हैं जब क्या करता है, ये किसी सजीव के संपर्क में आता है। ठीक है। यह शरीर में प्रवेश करता है तो कोशिका की जो मशीनरी है इसका उपयोग करके अपना क्या करता है, बहुगुणन नहीं कर लेता है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप वायरस के एग्जाम्पल से इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतःद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लासिड, रसधानियां उपरोक्त में से कोशिका अंगक हैं। तो कोशिका अंगक क्या है, ये सभी हैं। ठीक है। ये सभी क्या हैं, कोशिका अंगक हैं। चाहे किसी की बात भी करो, अंतःद्रव्य जालिका की बात करो, गोल्जी उपकरण की बात करो, लाइसोसोम की बात करो, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करो, प्लासिड की बात करो या फिर रसायनों की बात करो, तो ये सभी क्या हैं, अंगक हैं। किसके, कोशिका के अंगक हैं। तो कोशिका के जो ये अंगक हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं को बहुत सारी उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं, केमिकल जो एक्टिविटीज होती हैं, उनकी आवश्यकता होती है जिससे कि वे कोशिकाओं की जटिल संरचना और उसके कार्यों को सहारा दे सकें। इन विभिन्न प्रकार की जो उपापचय क्रियाएं हैं उनको अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं क्या होती हैं, झिल्ली-युक्त छोटी छोटी संरचनाओं में बनी होती है जिनको क्या कहते हैं, अंगक कहते हैं। अंतःद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लासिड तथा रसधानी क्या है, कोशिका के कुछ महत्वपूर्ण अंगक हैं। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है या संबंधित है, तो कौन है, राइबोसोम। ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण साइट है। इन्हीं पर क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। ठीक है, राइबोसोम। अब अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है। अंतःद्रव्य जालिका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। इसके बारे में हमको जानना है। दो प्रकार की होती है, एक होती है खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ये कोशिकाएं होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इनके बारे में क्या करना है, हमको डिस्कस करना है, इनके बारे में हमको बताना है। ठीक है। ये कोशिकाएं क्या, कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा केंद्र, कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होती है। कशेरुकी जंतुओं के यकृत में कोशिकाओं में जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा के निरावशीकरण, ठीक है, में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए और बी दोनों जो है इसके सही आंसर हैं, दोनों ही क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर है, दोनों ही क्या है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न इसकी जो व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या कहती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी क्या है, इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है। अंतःद्रव्य जालिका झिल्लीयुक्त नलिकाओं की एक सीट का एक महत्वपूर्ण बड़ा तंत्र है जो रचना में प्लासिड प्लाज्मा झिल्ली के समरूप प्लाज्मा झिल्ली के जैसा होता है। ये दो प्रकार की होती है, खुरदुरी
अथवा चिकनी। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, खुरदुरी होती है, एक चिकनी होती है। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खुरदुरी दिखाई देती है, क्योंकि इस पर क्या होते हैं, राइबोसोम लगे हुए होते हैं। ये क्या होते हैं, इस पर राइबोसोम लगे होते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण की साइट है जी के, जहां पर क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ तैयार जो प्रोटीन को अंतःद्रव्य जालिका क्या करती है के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में जो है भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ से जो है इस प्रकार से प्रोटीन को जो है एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का काम करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या होती है, वसा और लिपिड अणुओं से बनाने में क्या होती है, सहायता करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सदैव जालिका तंत्र का निर्माण करती है। इसका एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रकों के मध्य क्या है, पदार्थ मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए जो है नलिका के रूप में कार्य करना इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। और जो कशेरुकी जंतु होते हैं उसमें जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, जो विष तथा दवा के निराविषीकरण में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? लाइसोसोम जो बनता है उसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो उसके लिए जो लाइसोसोम को बनने के लिए जो उत्तरदायी है वो क्या है, गोल्जी उपकरण। कौन है, गोल्जी उपकरण उसके लिए क्या है, उत्तरदायी है। गोल्जी उपकरण उसके लिए क्या है, उत्तरदायी है। क्लियर है, क्यों उत्तरदायी है समझने की कोशिश करते हैं, व्याख्या देखते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, गोल्जी उपकरण क्यों है? गोल्जी उपकरण इसलिए है, लाइसोसोम गोल्जी उपकरण द्वारा बनाया जाता है। गोल्जी उपकरण जो होता है एक कोशिका का अंगक है, बिल्कुल सही बात है, जिसमें अंतःद्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं और कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाई जाती है। ठीक है, सामान्य शक्कर से क्या बनाई जाती है, जटिल शक्कर बनाई जाती है कुछ परिस्थितियों में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा और बने रहिए केआर क्लासेस के साथ, और आगे इसी तरह की शानदार वीडियो आपके लिए आती रहेगी। और भी कई सारे टॉपिक पर जो है अभी कई सारे टॉपिक के नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी तैयार किए जा रहे हैं, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। और जितने भी आपके एग्जाम होते हैं एनसीईआरटी से नोट्स बनने की जो है पूरी कोशिश की जा रही है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को जो है गहनता से अध्ययन और उसके नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई को एकदम बिल्कुल इस बेसिक से शुरू करेंगे और फिर हायर लेवल तक लेकर जाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से प्यार से पढ़ेंगे। क्लियर है, लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जैसा कि हमारे चैनल का नाम ही केआर क्लासेस है। के मतलब नॉलेज, आर मतलब रिफॉर्म। ठीक है, तो नॉलेज रिफॉर्म ये केआर क्लासेस का मतलब है और इसीलिए हमने जो है केआर क्लासेस को बिल्डअप किया, बनाया है। तो आप जुड़िए और नॉलेज रिफॉर्म में हमारी मदद करिए। जो आजकल कई सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं वो किसी भी फील्ड में है, उन सबको जो है एक फील्ड पर, एक मंच पर लाकर जो है कहीं ना कहीं उन भ्रांतियों को, उन सब चीज़ों को क्या करना है, ब्रेकअप करना है। ठीक है, उन सब चीज़ों को क्या करना है, तोड़ना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यह कोशिका का क्या है, अवशिष्ट निपटान केंद्र है। कौन, लाइसोसोम के बारे में ये बताया गया है। इसमें शक्तिशाली पाचन एंजाइम होता है। इसमें कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो ये सब सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लाइसोसोम के बारे में ये जो सब चीजें बताई गई हैं ये क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर है, अब देखते हैं लाइसोसोम कोशिका का क्या है, अवशिष्ट निपटाने वाला क्या है, तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ की कोशिकाओं के जो अंगक होते हैं, जो टूटे फूटे जो भाग होते हैं, उनको पाचित करने का काम करता है। इसमें क्या होता है, एक शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में क्या है, सक्षम है। कोशिका जब मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म चाहे उपापचय क्रियाएं जब होती हैं कोशिकाओं में, तो उसमें व्यवधान के कारण जब कोशिका क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाता है। लाइसोसोम खुद को क्या कर देता है, फाड़ देता है
और जो एंजाइम अपनी ही कोशिका को क्या कर देता है, पाचित कर लेता है, इसलिए जो लाइसोसोम होता है उसको क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, संरचना की दृष्टि से लाइसोसोम झिल्ली से घिरे होते हैं जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। इन एंजाइमों का निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा किया जाता है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जो क्या किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को समझते हैं। आखिर माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कोशिका का बिजली घर है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है, इसके अपने डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही है, किसके बारे में, डीएनए के बारे में। तो डीएनए के बारे में कही गई जो जितनी भी बातें हैं, ये सब बिजली घर है, बिल्कुल सही है। दोहरी झिल्ली होती है, बिल्कुल सही है। डीएनए और राइबोसोम होता है, बिल्कुल। कुछ प्रोटीन खुद बनाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, एटीपी जो है कोशिका की क्या है, ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए क्या करता है, एटीपी में संचित ऊर्जा का क्या करता है, उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, बिल्कुल होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और जो भीतरी झिल्ली होती है क्या होती है, वलित होती है। क्या होती है, वलित होती है। इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का जो है फिगर होता है, इस प्रकार से। तो आपने देखा होगा यहाँ पर दोहरी झिल्ली जो है पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है, इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, फिगर होता है। क्लियर। अगली जो वीडियोस आएंगी, जब इसके बाद डिटेल में जब बताया जाएगा आपको, जनरल साइंस की क्लासेस चलेंगी, तो वहां पर विद फिगर के साथ जो है आपको बताया जाएगा किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कौन कौन सी चीजें कहां पर होती हैं, ये सब चीजें जो है आपको क्लियर तरीके से बताई जाएगी। ठीक है, ये वाला एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए क्या करते हैं, एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करते हैं। जो आपको दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं ऊपर नीचे जिगजैग फॉर्मेट में, ये क्या करते हैं, जो बड़ा क्षेत्र एटीपी को, जो रासायनिक क्रियाओं के लिए, जो एटीपी बनने के लिए क्या है, एक बड़ा क्षेत्र प्रोवाइड करवाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग है। अद्भुत क्यों है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ जो प्रोटीन है वो स्वयं बनाते हैं। अब देखिए, जो कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है वो दो जगह होता है, एक केंद्रक में होता है और दूसरा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो दो जगह डीएनए मिलता है कोशिका के अंदर। ठीक है, प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। प्लास्टिड में अपना राइबोसोम परंतु डीएनए अनुपस्थित होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही है, इस प्रश्न में